महानायक। लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर। संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की 13वीं तथा अंतिम कड़ी। जनरल सातो और जनरल मुतागुची की आपसी कलह की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपनी मातृभूमि पर कदम रखने का स्वप्न फिलहाल स्थगित हो गया था। लेकिन विजय के उपरांत भी नेताजी का भय माउंटबेटन को अपने पाश में जकड़े हुए था। आंतरिक फूट और प्रकृति के प्रकोप के कारण जापानियों और आजाद हिंद फौज को पीछे जरूर हटना पड़ा था, पर ऐसा नहीं हो पाया था कि उनका कोई पूरा डिवीजन ही रसातल को चला गया हो। और इस तरह बर्मा से जापानी फौजों का नामो निशान मिटा देने का माउंटबेटन और स्लिम का सपना अधूरा ही रह गया था। सर माउंटबेटन, मॉन्डले का पास उस बोस का एक डिवीजन अभी जापानी फौजों का हिफाजत कर रहा है। सुभाष बोस और उसका फटीचर आजाद हिंद फौज हम लोगों का वास्ते एक नासूर बन गया है स्लिम। आई टेल यू, जब तक ये खुराफाती आदमी खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक ये खेल खत्म नहीं होने वाला। सर माउंटबेटन, आप सुभाष पर इतना गुस्सा क्यों है? जापानी फौजों को वो बढ़ावा न दिया होता तो वो इम्फाल कोहिमा में लड़ने को हरगिज न आती। इस सब का पीछे उस खुराफाती सुभाष का ही हाथ है। उसको मार दिया जाना चाहिए। He should be killed। ये आदमी आपको गांधी से ज्यादा खतरनाक लगता है क्या सर? स्लिम, गांधी का फास्ट अनटू डेथ क्या बोलता है? हाँ, मरण अनशन से हमको डर नहीं लगता, लेकिन बोस का भयानक ताकत से हमको खतरा है। सुनो, हम रेडियो को निप्पो रेडियो पर ट्यून किया है। रोज इसी वक्त उस पर सुभाष कुछ बोलता है। देखते हैं वो आज क्या बोलेगा। आजाद हिंद फौज के जांबाज साथियों, यह मत सोचिएगा कि मैं आपको पीठ दिखाकर जापान भाग आया हूं। मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही मोर्चे पर खुद आने वाला हूं। आ जाओ सुभाष, आ जाओ। कल तुम्हारे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का वास्ते हमारा हवाई जहाज का पूरा दस्ता बर्मा के आसमान पर मंडरा रहा होगा। आ जाओ। जनरल स्लिम, कुछ भी करो, लेकिन सुभाष नाम का इस कांटा को हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंको। यस सर। और जैसी सुभाष बाबू ने घोषणा की थी, वो फरवरी 1945 की पहली छमाही में मैकतिला के जंगलों में अवतरित हो गए। नेताजी, मांडले की दुर्जय टंकरी जापानी फौज के हाथों से निकल चुकी है। शानो, मुझे सामने दिख रहे पोपा पर्वत तक पहुंचना ही है। नेताजी, मोर्चा संभालने का काम हमारा है। मौत के बाद भी मैं आपको दिए वचन से डिगने वाला नहीं हूं। मेरी गुजारिश है, आप रंगून वापस चले जाइए। मेरे जैसे लाखों मर भी जाएं तो आप सरीखे लाखों के संरक्षक की छत्र छाया तो बनी ही रहनी चाहिए ना। जनरल शाहनवाज, चलिए निकल चलिए। दुश्मन की फौजें चाव से पास आ पहुंची हैं। टैंकों की एक ब्रिगेड के साथ लॉरियों में भरे पैदल सैनिक भी हर-हराते हुए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। यानी दुश्मन हमसे सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। चलिए नेताजी, जल्दी कीजिए। नहीं मिलती दिल्ली की राह तो ना सही शाहनवाज, लेकिन मेरे अमृतत्व को मुझसे कौन छीन सकता है? मैं यही बहाऊंगा अपना लहू। नेताजी, आपकी देह पर अब आपका स्वामित्व नहीं रह गया है। अपने त्याग और कर्तव्य के बल पर आप 38 करोड़ हिंदुस्तानी बांधवों की धरोहर बन गए हैं। अपने प्राणों का कहीं भी त्याग देने का अधिकार अब आपको नहीं रहा है। नहीं। नेताजी के विरोध के बावजूद उन्हें रंगून पहुंचा दिया गया।
लेकिन रंगून में भी हालात जापानियों और आजाद हिंद फौज के पक्ष में नहीं थे। वहां भी लगातार आजाद हिंद फौज के सैनिकों की दगाबाजी और दुश्मनों से जा मिलने की खबरें नेताजी के हृदय को तार तार किए जा रही थीं। नेताजी पर रंगून छोड़कर जाने तक का दबाव पड़ रहा था। आप लोगों के यहां इकट्ठा होने की वजह मैं जानता हूं जनरल चमन कियानी। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन के सेना नायक होने की हैसियत से आप मुझे यही सलाह दे रहे हैं कि मैं रंगून से भी चला जाऊं। लेकिन यह बताइए कि मैं कहां जाऊं? सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज जैसे मेरे जुझारू वीर बर्मा के जंगलों में दुश्मनों से दो दो हाथ करने में जुटे हुए हैं, और आप मुझे इन युद्धरत सिपाहियों को अकेला छोड़ जाने की सलाह दे रहे हैं। कमांडर साहब, नेताजी, आप बदले हुए हालात पर नजर डालें। अब यहां लड़ने मरने का फायदा ही क्या है? जनरल चमन कियानी, फायदे नुकसान का हिसाब मैंने कभी नहीं लगाया। जो फौज मौत से टक्कर लेने को तैयार हो, उसे फायदे नुकसान के बही खाते से क्या लेना देना? जनरल कियानी, अंग्रेजों ने तांगू पार कर लिया है। पेगू पर किसी भी क्षण दुश्मन का अधिकार हो सकता है। नेताजी को यहां से निकाल लेना ही ठीक होगा। नेताजी, इम्फाल की युद्ध हानि से जीता जागता मैं यहां क्यों पहुंच पाया? आपके हाथों में बेड़ियां पड़ने की बदकिस्मती ही अगर मेरे हाथ आनी है तो मैं अभी किसी कगार से छलांग लगाकर मर जाने को तैयार हूं। ऐसा होने से पहले हम अपने सिर कटा देंगे। हम अपने सिर कटा देंगे। तो तुम क्या चाहते हो जनरल चमन कियानी? आपकी सकुशल हिंदुस्तान वापसी, जिसके लिए फिलहाल आपको यहां से जाना होगा। और बर्मा में जूझते मेरे वीर सिपाहियों शाहनवाज, ढिल्लो, प्रेम और उन असंख्य सैनिकों का क्या होगा जो मुझ पर नजरें टिकाए आजादी की बाट जो रहे हैं? दोस्तों, इससे पहले कि अंग्रेजी फौज की आखिरी गाज हमारे सिर पर गिरे, हमारे सामने अब 3 ही रास्ते बचे हैं। गुरबख्श, प्रेम, पहला रास्ता तो है खुदकुशी। ये तो कायरों का रास्ता है रे शाहनवाज। दूसरा रास्ता है दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना। वो इस वर्तमान स्थिति में नजर नहीं आता गुरबख्श। लेकिन शाहनवाज, तुम 3 रास्तों की बात कर रहे थे, ये तीसरा रास्ता क्या है? प्रेम सहगल साहब, तीसरा रास्ता है युद्धबंदी के रूप में दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर देना। हाँ, मुझे पहले 2 रास्ते पसंद है शाहनवाज। लड़ते लड़ते या तो दुश्मन को राख में मिला देना या खुद जलकर राख हो जाना, नहीं तो आत्महत्या। अरे गुरबख्श पगले, जरा ये तो सोच, बर्मा की इस जमीन पर नेताजी द्वारा रची गई इस अमर कथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है या नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो शाहनवाज, हमें यही राह अपनानी चाहिए। लेकिन गुरबख्श, ये तो बता कि इन मुश्किल हालात में इस काम को सरअंजाम देने के लिए हम कर भी क्या सकते हैं? शाहनवाज ठीक कहता है प्रेम। अंग्रेज हमें कोर्ट मार्शल के शिकंजे में जकड़ने से बाज नहीं आएंगे। तो अरे आखिरकार हम उन्हीं की फौज के बहादुर सिपाही थे। हम पर मुकदमा चलेगा और उस मुकदमे के जरिए हम नेताजी की अमर गाथा पूरी दुनिया को सुना तो पाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मेरे यार, और मेरे गुरबख्श सिंह ढिल्लो। शाहनवाज, तू इतना गंभीर क्यों है? नहीं, बस यूं ही नेताजी की चिंता। ओए फिक्र मत कर मेरे यार, नेताजी मौलमीन होते हुए कभी के जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सुरक्षा घेरे में आ तो पहुंचे थे, लेकिन नियति क्या रंग खिलाने वाली थी किसे मालूम था। 6 अगस्त 1945 अमेरिका के B-29 बम वर्षक ने जापान के हिरोशिमा शहर को अणु बम से तहस नहस कर डाला। इसके 4 दिन बाद ही अमेरिकी बम वर्षकों ने नागासाकी शहर पर अणु बम गिराकर त्राही मचा दी। उस वक्त नेताजी सिंगापुर में थे। उन्होंने देखा कि जर्मनी से जापान आती पनडुब्बी में उनका दुभाषिया बना नेगिशी रोता बिलखता उनके पास आ रहा है। कहो नेगिशी, क्या समाचार लाए हो? कहने में जबान लड़खड़ा रही है सर। जापान ने
आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या? आज जापान का एक एक आदमी हाराकिरी करने की मनोस्थिति में है। ओह मां। नेगेशी, जो हो गया सो हो गया, उसे लेकर विलाप क्या करना। आपके देश ने आजाद हिंद फौज को $10 करोड़ का ऋण दिया था। उसमें से सिर्फ 1 करोड़ खर्च हुआ है, बाकी साउथ डेवलपमेंट बैंक में जमा है। उसे आप जल्दी से जल्दी निकाल लें। इस समय जापान को उस धन की सख्त जरूरत है। सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि जापान के आत्मसमर्पण के बाद आपके यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अमेरिकी और ब्रिटिश फौजें आपको यहाँ सकुशल नहीं रहने देगी। मैं जानता हूं नेगिशी, मैं जानता हूं। यहां भी नहीं और वहां भी नहीं, यहां से तो हट ही जाना है। मुझे लगता है मेरे संघर्ष का अंतिम मार्ग रूस के बर्फीले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। मंचूरिया और रूस के बर्फीले किनारों को सुलगाते हुए एक दिन मुझे दिल्ली की राह पर पुनः कूच करना ही होगा। नेताजी, जल्दी कीजिए। जापान आत्मसमर्पण कर चुका है, इसलिए हमारे विमान ज्यादा वक्त तक बिना रोक टोक उड़ान नहीं भर पाएंगे। सभी रास्तों पर शत्रु का नियंत्रण हो जाएगा और आपके लिए यहीं फंसे रह जाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। आप कल ही बैंकॉक की तरफ उड़ान भरते पहले फौजी विमान से रवाना हो जाइए। और अगले ही दिन नेताजी अपने सहयोगियों के साथ बैंकॉक की ओर रवाना हो गए। बैंकॉक में सन्नाटा था। किसी को नेताजी के आने की खबर तक नहीं थी, इसलिए उन्हें हवाई अड्डे पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उधर आत्मसमर्पण के बावजूद जापान के करीब 500 वैमानिक अब भी अपने विमानों सहित स्वयं को भस्मीभूत करने को आतुर थे। इन्हीं में से एक कर्नल इसोडा ने नेताजी से पूछा कि उनकी आगे की योजना क्या है। कर्नल इसोडा, मुझे मंचूरिया होते हुए रूस जाना है। सर, रूस मित्र राष्ट्रों का भागीदार बना हुआ है और फिलहाल जापान का शत्रु है। सर, शत्रु देश में जाकर आपको क्या हासिल होने वाला है? जापान के दरवाजे तो अब मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। रूस ही क्या, 7 समुद्रों के गर्भ में भी क्यों ना जाना पड़े। ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़े बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। मान लीजिए सर, दुर्भाग्य से रूस में आपके जीवन पर कोई संकट आ पड़े तो? ऐसी संभावना बहुत कम है सोडा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज्याश्रितों को सुरक्षा देना किसी भी देश की विदेशीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मिस्टर बूस, आपकी इच्छा शक्ति के सामने हम बेबस हैं। हमसे जो सहायता चाहिए हम जरूर देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में जब खुद हमारा सिर सूली पर टंगा हुआ है सर, मुझे नहीं लगता कि हमारे अधिकारी आपको रूस जाने देंगे। इस समस्या से निपटने का उपाय क्या है? इस कठिनाई से उबरने का उपाय तो सिर्फ फील्ड मार्शल टेराउची ही सुझा सकते हैं सर, जो इस समय सैगोन में हैं। तो मुझे जल्दी से जल्दी सैगोन पहुंचाने का इंतजाम कीजिए कर्नल इसोडा। यस सर। यात्रा फिर आरंभ हुई। सैगोन पहुंचते ही नेताजी को आभास हो गया कि थाईलैंड के सेना अधिकारी गुप्त रूप से माउंटबेटन और साउथ एशिया कमांड से संपर्क बनाए हुए थे। सैगोन से कुछ ही दूर दालत में फील्ड मार्शल तेराउची का सदर्न आर्मी मुख्यालय था। फ्रेंच फौजों द्वारा हमले के आतंक में सैगोन सहमा हुआ था। इसी सहमे हुए सैगोन की सड़कों पर बंद दरवाजों और खिड़कियों को पार करते हुए इसोडा दालत जा पहुंचे और फील्ड मार्शल तेराउची को सुभाष बाबू के इरादों से अवगत कराया। तेराउची ने फौरन टोक्यो से संपर्क साधा। मैं फील्ड मार्शल तेराउची बोल रहा हूं। बोस को रूस जाना है, इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। जापान ने उनकी इतनी सहायता की है, अब आश्रय के लिए उनके रूस जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। श्रीमान, आपने उनकी कितनी भी मदद क्यों ना की हो,
लेकिन वो जापान के गुलाम नहीं हैं। मेरी बात पर गौर कीजिए। अगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो सम्राट के आगे मैं आपकी दुर्गति बना दूंगा। क्या समझते हैं आप अपने आप को? प्रधानमंत्री को मेरा संदेश दीजिए। मैं खुद अपने अधिकार से चंद्रा बोस को अनुमति दे चुका हूं। उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था भी मैं खुद ही कर रहा हूं। इसोडा मेरा एक घनिष्ठ मित्र अपने देश के लिए प्राणपण से जूझ रहा है। क्या उसकी सराहनीय मनोकामना का आदर करना, उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य नहीं है? फील्ड मार्शल, आपकी इस भावना की मैं बहुत कद्र करता हूं। तो ये बताओ कि चंद्रा बोस के लिए कौन सा विमान उपलब्ध है? सर, सैगोन में तो एक भी बॉम्बर दुरुस्त हालत में नहीं है। विमानों के सभी दस्ते वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर टोक्यो चले गए हैं। अपनी बर्मा सेना का लेफ्टिनेंट जनरल शिडेई मंचूरिया की तरफ ही जा रहा है ना? बिल्कुल ठीक सर। आज अपना एकमात्र विमान उन्हें और उनके स्टाफ को लेकर मंचूरिया जा रहा है। रूसी कमांडर के समक्ष उन्हें आत्मसमर्पण के कागजात पर दस्तखत करने हैं। शायद ठीक इसी वक्त वो विमान सैगोन हवाई अड्डे पर उड़ान भरने को तैयार खड़ा होगा। हाँ, तो भेजो। चंद्रा बोस को उसी विमान से मंचूरिया भेजो, फौरन। मैं फौरन सैगोन जाता हूं। नेताजी, तेराउची का संदेश है कि आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद शिडेई रूसी अधिकारियों से आपका परिचय करवा देंगे, लेकिन आपको जाना अकेले ही पड़ेगा क्योंकि विमान में एक ही सीट उपलब्ध है। ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या इसोडा, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। मेरे लाखों जन्म जन्मांतर के साथियों को छोड़कर भला मैं अकेले कैसे जा सकता हूं? कुछ कीजिए, किसी और विमान का इंतजाम कीजिए। ये हबीबुर रहमान, ये अय्यर, ये आबिद हसन, ये प्रीतम सिंह और ये अन्य इतने सारे साथी। ये संभव नहीं है नेताजी, फौरन फैसला लें। हमारे सभी हवाई अड्डे अमेरिकी फौजों के कब्जे में आते जा रहे हैं। शायद सैगोन से उड़ने वाला ये आखिरी हवाई जहाज हो। भाइयों, उगते सूरज और डूबते अंधकार में, सुख में दुख में हमेशा तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है मैंने। तुम्हें छोड़कर मेरा एक भी पांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। विजय हो या पराजय, जीवन या मृत्यु, भाग्य में जो भी होगा हम उसका स्वाद साथ ही चखेंगे। विमान निकल गया तो बेशक निकल जाने दो। नेताजी आप, अरे इस देश प्रेमी के साथियों, आप चाहते क्या हैं? अपने नेताजी को बस सिर्फ एक दो दिन के लिए। क्या मतलब है आपका इसोडा साहब? हबीबुर रहमान, आप सबकी अक्ल सही सलामत तो है ना? कल हिरोशिमा, आज नागासाकी, कल एक आध बम जापान के किसी और हिस्से में गिर सकता है। 2-4 दिनों के भीतर ही अमेरिका के हाथों जापान की मुश्कें बांध दी जाएंगी। ऐसे में हम आपके नेताजी की रक्षा कैसे कर पाएंगे? जापान की धरती पर अमेरिकी फौज के उतरने भर की देर है कि युद्ध अपराधी के रूप में पहली बेड़ी नेताजी को ही लगाई जाएगी। अय्यर, दास, दोस्तों, एक बार ये संसार डूब भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन नेताजी के हाथ पैर में बेड़ियां पड़ने का दृश्य मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नेताजी, विमान में एक भी जगह मिलती है तो आप यहां ना रुकें, फौरन विमान पकड़ लें। लेकिन नेताजी का स्वास्थ्य, नहीं, उनके साथ किसी एक को तो जाना ही होगा। चलिए, विमान स्थल चलकर ही कोई हल निकालते हैं। आइए, बैठिए जीप में। असंभव है सब, बिल्कुल असंभव।
इस विमान में कुल 9 यात्री ही बैठ सकते हैं। सर, वहां पहले से ही 12 लोग हैं। इस बॉम्बर की अधिकतम क्षमता 1 टन भार उठाने का है सर। 2 टन से ज्यादा भार पहले ही हो चुका है। और सर, सभी का जिंदा रहना भी तो बहुत जरूरी है। नहीं, एक और यात्री को तो तुम्हें लेना ही होगा। सर, भार बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मेरा आदेश है। सर, हम तो आपके हुक्म के ताबेदार हैं, लेकिन सर मैं सच कहता हूं कि भार विमान की क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाएगा। खैर, आइए मिस्टर बोस, आप भी मिस्टर हबीबुर रहमान। अच्छा दोस्तों, जान रहे तो फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद। पायलट सर, जरा इधर नजर डालिए। क्या है को पायलट? सर, मुझको कुछ समझ नहीं आता। आप इस मीटर की तरफ देखिए, ये दबाव दुगना कैसे हो गया, वो भी अभी से। ओह, क्योंकि विमान पर जरूरत से ज्यादा भार है। अब क्या करें सर, रात भी बहुत हो चुकी है। यात्रा करना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा करते हैं, पास में ही टुरेन हवाई अड्डा है, रात को विमान को वहीं उतार देते हैं। और फिर आया वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन, 18 अगस्त 1945 का दिन। जांच के बाद क्षमता से 2 गुना बोझ लादे वो जापानी बम वर्षक विमान टुरेन की हवाई पट्टी पर दौड़ लगाने लगा। अभी विमान 20-25 मीटर ऊपर ही उठा था कि उसका एक पंखा छिटक कर दूर जा गिरा। एक भयानक विस्फोट के साथ हवाई जहाज नीचे जा गिरा। विमान में आग लगने से पहले हबीबुर रहमान और कुछ अन्य लोग तो बाहर निकल आए थे, लेकिन नेताजी के बाहर निकलने से पूर्व आग ने जहाज को लील लिया। नेताजी बुरी तरह झुलस गए। घायल नेताजी को ताइपेई शहर के अस्पताल पहुंचाया गया। स्पष्ट था कि उनका बच पाना असंभव है। उनके मृत प्राय शरीर के निकट बैठे हबीबुर रहमान की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे और नेताजी की अधखुली आंखों के सामने शायद उनके बीते हुए कुछ पलों के दृश्य अपने आप को दोहरा रहे थे। जाइए, मैं नहीं गाता इंग्लैंड की महारानी की प्रार्थना। क्यों नहीं गाएगा? इंग्लैंड की रानी क्या लगती है मेरी? धर्मगुरु या पैगंबर या समाज सेविका? क्यों गाऊं मैं उसकी प्रार्थना? और इसीलिए मैंने और बाबा ने निर्णय लिया है कि अब तू यहां नहीं रहेगा, इंग्लैंड जाएगा। इंग्लैंड? किस लिए? हाँ, आईसीएस की तैयारी करने के लिए, और किस लिए? तो आप वो बंगाली युवक हैं जिन्होंने आईसीएस जैसी सर्वोच्च सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और देश सेवा के लिए मातृभूमि वापस लौट आए हैं। आईसीएस की कड़ी परीक्षा, उसमें विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होना और फिर त्यागपत्र। तुम प्रशंसा योग्य हो। परंतु उस बेड़ी से तो मैं स्वयं को कब का मुक्त कर चुका हूं। मेरी समझ में नहीं आता जवाहर भाई, गांधी जी आज भी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए तैयार क्यों नहीं है? पुराने नेता भले ही तैयार न हो, परंतु सुभाष, हम नौजवानों को तो अपने घोड़े सर पर ही भगाने होंगे। बापू, मुझे यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब अंग्रेजों के विवेक पर विश्वास रखने का आपका पारदर्शी मन चटक जाएगा और तब आप अहिंसा की सीढ़ी पर खड़े खड़े ही संघर्ष का आदेश देंगे। ऐसे युद्ध के कोलाहल में? हाँ, कौन कह सकता है? आप मेरा आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसे मैं अपना दुर्भाग्य ही मानता हूं, परंतु मैं अब चैन से नहीं बैठ सकता। गुलामी की ये भारी जंजीरें मुझसे सही नहीं जाती। मन को नियंत्रित करो एमिली।
हमारी नन्ही कली को अभी खिलना है, महकना है। लेकिन एमिली, रूस पर हमले की बेवकूफी हिटलर को भारी पड़ने वाली है। शायद जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़े, और ऐसा हो गया तो हमारे विवाह का भेद बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं अभी मेस्ता को खत लिखता हूं। आदरणीय मेस्ता, मैं दुर्गम यात्रा पर निकल रहा हूं। कदाचित मैं लौटकर ना आ सकूं या कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको सारी जानकारी रहे, इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं। यहां यूरोप में मेरा विवाह हो गया है। हमें एक कन्या रत्नी की भी प्राप्ति हुई है। फिर कब भेंट होगी अब, और कहां? लाल किले में, दिल्ली में ही। अरे, अंग्रेजों की फौज को धूल चटाकर मैं जब कभी अपनी फौज के साथ आगे कूच करता हुआ लाल किले में पहुंचूंगा, तो पहली वंदना अपने प्यारे तिरंगे की और दूसरी राष्ट्रमाता की करूंगा। बस इतने काम से निवृत्त हुआ कि उस परम आनंद के क्षण में मेरे नेत्र वहां की लाखों की भीड़ में तुम्हें खोज निकालेंगे। हबीबुर रहमान ने अचानक देखा कि जिन आंखों ने यह सुनहरा सपना संजोया था, वो सदा के लिए पथरा चुकी थीं। आजादी के दीवाने इस पंछी के प्राण अमरत्व के पंख लगाकर कभी के उड़ चुके थे। लाल किले पर तिरंगे को लहराता देखने की लालसा 15 अगस्त 1947 को पूर्ण तो हुई, परंतु इस लालसा को सशरीर पूर्ण होते देखने को स्वयं सुभाष चंद्र बोस, 38 करोड़ भारतवासियों के नेताजी वहां मौजूद नहीं थे। परंतु वो जहां भी होंगे, उनकी आत्मा को खुशी अवश्य मिली होगी। महानायक। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 13वीं और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे गौरव मारवा, योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, नीरज यादव, सुरजन सिंह, रतनदीप दास, अश्विनी वालिया और सुचित्रा गुप्ता। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा।